दोस्तों आज की वीडियो में हम पीएलसी डीसीएस से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पीएलसी डीसीएस और ईएसडी मतलब इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम को हम कैसे इंटरफेस करते हैं, मतलब कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर पीएलसी डीसीएस की बात की जाए तो पीएलसी डीसीएस का यूज कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। तो प्लांट में या इंडस्ट्री में जहां पर भी आप वर्क कर रहे हैं, जितनी भी कंट्रोलिंग हो रही है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, जो सब भी कंट्रोल हो रहा है उसके लिए हम पीएलसी डीसीएस का यूज कर रहे हैं। लेकिन एक है यहाँ पर ईएसडी। ईएसडी का मतलब समझना बहुत जरूरी है आपको। ये है इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम। इसका मतलब ये होगा कि अचानक से कोई पैरामीटर कभी बढ़ जाए या घट जाए, तो एक सेट लिमिट से जब वो बढ़ जाएगा या सेट लिमिट के बहुत नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, उस मशीनरी में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप पावर प्लांट में वर्क कर रहे हैं और टरबाइन का टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए तो उसको उस समय पे ट्रिप करना जरूरी होता है। तो ऐसा सिस्टम क्या हो गया, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम हो गया। मतलब इमरजेंसी में हमें सिस्टम को शट डाउन करना पड़े। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम के लिए हम ईएसडी सिस्टम लगाते हैं, मतलब इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम लगाते हैं। तो दोस्तों पीएलसी डीसीएस और ईएसडी को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम वायरिंग का यूज करते हैं। तो होगा क्या दोस्तों, जैसे मान लीजिए कहीं का प्रेशर हाई हुआ, किसी भी जगह का प्रेशर मान लीजिए एक सेट लिमिट के ऊपर हो गया, तो क्या होगा, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो मशीन ट्रिप हो जाएगी। और उसके साथ साथ डीसीएस पर या पीएलसी पर एक फॉल्ट भी आ जाएगा, एक अलार्म भी आ जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर फॉल्ट की वजह से या इस पर्टिकुलर पैरामीटर की वजह से सिस्टम शटडाउन हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएलसी डीसीएस के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर मेन कंपोनेंट्स की बात की जाए तो उसमें आते हैं, सबसे पहला है कंट्रोलर, इसके बाद आता है आईओ मॉड्यूल। यहाँ आईओ मॉड्यूल का क्या मतलब हुआ, आई का मतलब हो गया इनपुट और ओ का मतलब हो गया आउटपुट। मतलब इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल्स वो आईओ मॉड्यूल्स कहलाते हैं। देखिए दोस्तों पीएलसी डीसीएस में मेनली 4 तरह के मॉड्यूल होते हैं, एआई, एओ, डीआई, डीओ। एआई का मतलब होता है एनालॉग इनपुट, जो एनालॉग इनपुट सिग्नल्स के लिए यूज होता है। एओ का क्या मतलब होता है, एनालॉग आउटपुट, जो एनालॉग आउटपुट सिग्नल्स के लिए यूज होता है। एनालॉग इनपुट सिग्नल का मतलब हो गया जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, आरटीडी, थर्मोकपल, इन सब के सिग्नल। एनालॉग आउटपुट सिग्नल मतलब जो कंट्रोल वाल्व के लिए सिग्नल जाता है। डीआई मतलब डिजिटल इनपुट। डिजिटल इनपुट का मतलब हो गया किसी स्विच वगैरह से जो सिग्नल आता है वो डीआई सिग्नल हो गया। और डीओ सिग्नल क्या हो गया, डिजिटल आउटपुट सिग्नल। मतलब सोलेनोइड वाल्व को ऑपरेट कराने के लिए जो सिग्नल जाता है वो डीओ सिग्नल हो गया। तो इस तरह से 4 तरह के सिग्नल्स को ऑपरेट करने के लिए, 4 तरह के सिग्नल्स को हैंडल करने के लिए हमें 4 अलग अलग मॉड्यूल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंटेंट की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा एक मेंबरशिप प्लान है, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड पीडीएफ वाला, उसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगला आता है ऑपरेटर स्टेशन एंड अगला आता है इंजीनियरिंग स्टेशन। अब ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑपरेटर स्टेशन एंड इंजीनियरिंग स्टेशन। अब इसमें पहले हम इंजीनियरिंग स्टेशन को समझते हैं। तो दोस्तों इंजीनियरिंग स्टेशन का मतलब एक तरह से ये 2 कंप्यूटर होते हैं, ऑपरेटर स्टेशन एंड इंजीनियरिंग स्टेशन। तो इंजीनियरिंग स्टेशन वो वाला कंप्यूटर है जहां से हम पीएलसी या डीसीएस में प्रोग्रामिंग डालते हैं और जहां से हम प्रोग्रामिंग वगैरह चेंज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं या कुछ भी जो मेन फंक्शन होता है वो हम इंजीनियरिंग स्टेशन से करते हैं। और कंट्रोलिंग हम दोनों से कर सकते हैं, इंजीनियरिंग स्टेशन से भी, ऑपरेटर स्टेशन से भी। लेकिन जो प्रोग्राम चेंज होगा या जो कुछ भी चेंज करना होगा हमें वो इंजीनियरिंग स्टेशन से ही हम करेंगे। अगला है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन के लिए हम ईथरनेट वगैरह इनका यूज करते हैं। और अगला है पावर सप्लाई एंड कैबिनेट। अब पावर सप्लाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीएलसी डीसीएस में, क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के ट्रांसमीटर्स को पावर देनी होती है और अंदर मॉड्यूल्स वगैरह को भी पावर देनी होती है। और कैबिनेट का मतलब हो गया मार्शलिंग कैबिनेट। मार्शलिंग कैबिनेट का मतलब ये समझ लीजिए आप कि ये सारे मॉड्यूल्स उसमें हो और वायरिंग जिसमें हो, पीएलसी की वायरिंग जिसमें हो, वो आपका मार्शलिंग कैबिनेट या कैबिनेट कहलाएगा। तो ये मेन कंपोनेंट है पीएलसी डीसीएस के। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एनालॉग इनपुट सिग्नल में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। होता क्या है कि कभी कभी जैसे कोई ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं, प्रेशर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, तो उसकी रीडिंग में क्या होने लगता है, फ्लक्चुएशंस आने लगते हैं। तो उसके क्या रीजन है वो हम देख रहे हैं।
सबसे पहला रीजन और इम्पोर्टेंट रीजन है कि लूज केबल कनेक्शन। ऐसा हो सकता है दोस्तों, जब हम किसी भी ट्रांसमीटर को यूज करते हैं या कोई भी सेंसर वगैरह फील्ड में लगा हुआ है तो उसमें टर्मिनेशन उसके लूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। तो आप एक बार टर्मिनेशन चेक कर लें और उनको टाइट कर दें, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ग्राउंड लूप। इसमें क्या होता है, मल्टीपल अर्थिंग पॉइंट की वजह से नॉइज क्रिएट हो जाती है। अगला है बैड ट्रांसमीटर पावर सप्लाई, मतलब ट्रांसमीटर को जो पावर सप्लाई पहुंच रही है वो उसकी रेंज में नहीं है। मान लीजिए कोई ट्रांसमीटर है, उसको 24 वोल्ट डीसी ऑपरेट कराने के लिए चाहिए, तो एक्चुअली क्या होता है, कुछ 10 to 35 वोल्ट्स तक डीसी इस तरह के ऑपरेटिंग रेंज में ऑपरेट करता है। तो क्या होगा कि इसकी ऑपरेटिंग रेंज से बाहर अगर हम इसे पावर सप्लाई देंगे तब भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। ये बहुत बड़ा रीजन होता है फ्लक्चुएशन आने का। ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि वीएफडीज या हैवी मोटर्स की वजह से इलेक्ट्रिकल नॉइज अगर क्रिएट हो जाती है तो उसकी वजह से भी रीडिंग्स में फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। दोस्तों ये भी एक बड़ा रीजन है, जो शील्ड वायर होती है वो ब्रोकन हो गई हो या दोनों तरफ हमने शील्डिंग दे दी हो। तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो शील्डिंग देनी है, जो थर्ड वायर होता है ट्रांसमीटर के साथ में, वो आपको एक ही जगह कनेक्ट करना है। मेनली हम उसको ट्रांसमीटर साइड कनेक्ट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो शील्ड वायर होता है ना वो लूज हो जाता है थोड़ा सा, तो उस लूजिंग की वजह से भी फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। एक बड़ा रीजन है मॉइस्चर इन जंक्शन बॉक्स। जो हम जेबी यूज कर रहे हैं, फील्ड में जेबी की यूज कर रहे हैं, तो टाइम के साथ साथ उसमें मॉइस्चर भी आ सकता है। तो उस मॉइस्चर की वजह से भी एआई सिग्नल में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, क्योंकि उसी से सारा का सारा सिग्नल पीएलसी पैनल में आ रहा है। सबसे पहले सिग्नल ट्रांसमीटर से जंक्शन बॉक्स में जाएगा, जंक्शन बॉक्स के बाद फिर पीएलसी पैनल में आएगा, और यहीं पर अगर मॉइस्चर होगा तो फिर रीडिंग्स में फ्लक्चुएशंस हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएलसी डीसीएस में कमिश्निंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों पहला है पावर अप एंड हार्डवेयर चेक। तो सबसे पहले हम पावर देते हैं पीएलसी डीसीएस को एंड उसके हार्डवेयर को चेक करते हैं। अगला है आईओ मॉड्यूल एड्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए आईओ मॉड्यूल अभी हमने देखा था इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स होते हैं, एआई, एओ, डीआईडीओ, तो उनको हम एड्रेसिंग करते हैं। एड्रेसिंग का मतलब ये हो गया कि किस इनपुट मॉड्यूल पर कितने हम कनेक्शंस कर रहे हैं, या किस इनपुट मॉड्यूल पर हम कौन कौन से ट्रांसमीटर्स या सेंसर्स को ले रहे हैं, किस आउटपुट मॉड्यूल पर हम कौन कौन से कंट्रोल वाल्व को ले रहे हैं, या किस डीआई मॉड्यूल पर हम कौन कौन से स्विचेस को ले रहे हैं। तो ये एड्रेसिंग करना होता है यहाँ पर मेन। अगला है लूप चेकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कमिश्निंग में। तो हॉट लूप एंड कोल्ड लूप चेक करते हैं हम। चौथा है लॉजिक टेस्टिंग, लॉजिक को टेस्ट करते हैं। पांचवा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अलार्म एंड इंटरलॉक वेरिफिकेशन। अब हम अलार्म और इंटरलॉक को चेक करते हैं कि पर्टिकुलर उस प्रेशर पर या उस टेम्परेचर पर अलार्म बज रहा है या नहीं बज रहा है, इंटरलॉकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कि पर्टिकुलर इतना प्रेशर जाने पर मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो रही है, या इतना प्रेशर जाने पर मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जा रही है, या लेवल के बेसिस पर भी हम इंटरलॉकिंग रख सकते हैं। तो अलार्म एंड इंटरलॉक वेरिफिकेशन हम करते हैं। और दोस्तों इसका अगला स्टेप है हैंड ओवर टू ऑपरेशन। इसके बाद ऑपरेटर्स को सिस्टम हैंड ओवर कर दिया जाता है और वो चलाकर देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बताते हैं कि इस एंड पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएलसी डीसीएस में ऑटो मैनुअल मोड क्या होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, ये क्या मोड होते हैं। देखिए दोस्तों होता क्या है, ऑटो मोड जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑटो का मतलब हो गया ऑटोमेटिक। मतलब इस वाले मोड में हम पीएलसी डीसीएस के थ्रू पीआईडी कंट्रोलर से ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं सारा का सारा। जैसे कंट्रोल वाल्व को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना हो गया, तो कंट्रोल वाल्व में हम एक सेट पॉइंट सेट कर देंगे कि इतने सेट पॉइंट पर मेंटेन रहना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा सिस्टम ऑटो में चलता रहेगा। तो ये तो हो गया ऑटो मोड। अब एक मोड आता है मैनुअल मोड। तो मैनुअल मोड हम तब यूज करते हैं बेसिकली जब हमें किसी चीज को चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल वाल्व ले लिया हमने, तो कंट्रोल वाल्व को अगर हम ओपन क्लोज करके चेक कर रहे हैं
कि कितने परसेंटेज ओपनिंग देने पर या कितने परसेंटेज कमांड देने पर वो कितने ओपन हो रहा है, तो इसको हम मैनुअल मोड में चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैनुअल मोड में पीआईडी कंट्रोलर को डाल देंगे एंड मैनुअल मोड में डालने के बाद में हम उसमें 0% से लेके 100% तक उसका आउटपुट देंगे और फील्ड में जाकर देखेंगे कि कंट्रोल वाल्व एक्चुअली उतना ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो कंट्रोल वाल्व की बात हो गई। बाकी और भी जो कंट्रोल है हम ऑटो और मैनुअल में इस तरह से चला सकते हैं। जैसे बॉयलर में फ्यूल कंट्रोल को हम ऑटो एंड मैनुअल में चला सकते हैं, ऑटो मोड में भी उसको चला सकते हैं या मैनुअल मोड में भी हम आरपीएम दे सकते हैं कि इतने परसेंटेज आरपीएम जाना चाहिए। तो ये ऑपरेटर्स अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इनको चलाते हैं। ज़्यादातर तो ऑटो मोड में ही चलता है, लेकिन कभी कभी हम सिस्टम को मैनुअल मोड में भी चलाते हैं। आई थिंक यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।